धरा पर हम सभी ने जन्म लिया, तो ये पुण्यवानी से कम नहीं। मेवाड़ में जन्म लेने के लिए मुझे लगता है मनुष्य योनि के लिए तो बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, और उसमें भी अगर मेवाड़ की धरा पे किसी चेतना ने अगर जन्म लिया जो महाराणा प्रताप की भूमि है, तो उसके लिए बहुत ही अत्यंत पुण्यवानी रही होगी। आप सभी को हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और अनुराग जी भाई साहब केंद्रीय निदेशक जी ने बताया है, ये विमर्श को स्थापित करना, तो विमर्श चालू भी घर से ही होता है। हमारे बच्चों को भी आज पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं कि अनिर्णित रहा, तो ऐसा हमारे दिमाग के अंदर फीड कर दिया गया पुरानी किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यमों से। आज वो विमर्श जब हमने संगोष्ठियाँ की, जब हमने एक्चुअल स्थिति को जाना, पुराने इतिहास को खंगाला, और इतनी सारी सब जब बुद्धिजीवी लोग मिले, तो ये विमर्श स्थापित हुआ कि हम तो जीते थे, लेकिन हमारे मन के अंदर, मनस्थिति के अंदर ये डाल दिया गया कि हम हारे। तो फिर गौरव केंद्र जो हमेशा मेवाड़ के धरती पर मेवाड़ के सच्चे इतिहास को आगे लाने के लिए एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में पहचान स्थापित कर चुका है, तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि क्यों ना इस विमर्श को पूरे देश, पूरे विदेशियों के सामने ले जाया जाए, सच्चाई लाई जाए। उस सच्चाई के प्रारंभ में हमने कहा कि एक पूरा 60 चतुर्शती का जो वर्ष है 2025 वाला 18 जून को उसका शुभारंभ करते हैं, और पहला शुभारंभ अगर हो तो हमारी परंपरा रही है सनातन धर्म की कि हम एक अच्छा राष्ट्र चेतना यज्ञ का आयोजन करें। ये यज्ञ होगा 8:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर 11 यजमान अभी हमने निश्चित किए हैं, वो बैठेंगे, और भी यजमान इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो जो 11 यजमान जो वहाँ बैठेंगे हल्दी घाटी की उस यज्ञोपवीत जगह पर, तो वो 11 मैं आपको नाम ले लेता हूँ। इसके अंदर हमारे जो मुख्य यजमान के रूप में जो हमें स्वीकृति मिली है, वो हमारे उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत, वो हमारे मुख्य यजमान रहेंगे। उनके साथ उदयलाल जी लोहार हमनोर से, संसुख जी सोनी, हिम्मत सिंह हमनोर से, बंशीलाल जी खटीक, संजय जी कावलिया, नारायण जी गमेती, अजय जी तिवारी, दीपक जी शर्मा, शंभू जी गमेती व राजकुमार जी फत्तावत भी जोड़े समेत यजमान की भूमिका में रहेंगे। इसी कड़ी में जब ये यज्ञ खत्म होगा, तो इसके साथ एक वहाँ की जो यज्ञ की जो हमारी आहुति रहेगी, और जो हल्दी घाटी की रक्तोपवीत जो मिट्टी है, जिसमें हमें माथे का चंदन, हम तो इस हल्दी घाटी की मिट्टी को मानते आए, मेवाड़ के जितने यहाँ पे चेतना है, तो उस मिट्टी और उस यज्ञोपवीत जो आहुतियाँ रहेंगी, उनके साथ में हम एक विजय का जो ध्वज है, हल्दी घाटी विजय ध्वज, उसको रोपित करेंगे प्रताप गौरव केंद्र में। वो पूरा ध्वज हमारे साथ विजय संदेश यात्रा के साथ चलेगा, और 11:15 बजे जब ये यज्ञ खत्म होगा, उसके बाद एक संबोधन रहेगा हमारे माननीय सांसद महोदय का, हमारे माननीय श्री प्रकाश जी, और भी जो वहाँ गरिमा में उपस्थित रहेंगे लोग, गणमान्य लोग। उसके बाद वहाँ से 2 बजे हम यात्रा का आरंभ करेंगे, हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा का। 18 जून से हम 450वें वर्ष के कार्यक्रमों का एक शुभारंभ कर रहे हैं, और जैसी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम सबसे पहले अग्नि को साक्षी मानते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो एक यज्ञ का आयोजन है। बाकी यज्ञ और कल के कार्यक्रम की सारी जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक महावीर जी आपको देंगे। कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम साल भर चलने वाला है, इसके माध्यम से जो विमर्श हम स्थापित करना चाहते हैं, जो सत्य जनता को हम बताना चाहते हैं, वो यह है कि महाराणा प्रताप हर परिस्थिति में किसी भी दृष्टि से हम देखें तो विजयी हुए। इसके आधार पर आगे बढ़ते हुए कार्यक्रमों की रचना विभिन्न प्रकार की है, और ये जो 18 तारीख से 25 तारीख तक का समय है, हर वर्ष हम हल्दी घाटी के इस सप्ताह को पिछले कुछ वर्षों से मनाते हैं। और सबसे पहला काम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाराणा प्रताप के जीवन को, हल्दी घाटी के इस घटना को, इसके सत्य को समझने के लिए प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने आए, तो इसलिए शुल्क में छूट देते हैं। तो 50 रुपये शुल्क में प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन हम कर सकेंगे। शाम का शो भी इसी प्रकार जो 100 रुपये में होता है, उसको भी 50 रुपये में देख सकेंगे। एक तो हम ये प्रयोग कार्यक्रम करने वाले हैं। इसी प्रकार 18 तारीख से 25 तारीख तक पिछले वर्ष हमने जैसी प्रताप जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं की थी, उनमें से 2 प्रमुख कार्यशालाएं इस बार भी हम करने वाले हैं। एक तो जो प्राचीन लिपियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे ब्राह्मी हो,
संस्कृत की कुछ प्राचीन लिपियां हो, प्राकृत हो, पाली हो, राजस्थान में चलने वाली जो पुरानी लिपि है, मेवाड़ी हमारी जो लेखन की जो लिपि है, उन सबको पढ़ने की एक कार्यशाला वो आयोजित करने वाले हैं 18 तारीख से 25 तारीख के बीच में। देश के कई प्रमुख विद्वान उसके बारे में बताने के लिए वहाँ आने वाले हैं और देश भर से लगभग 50 से अधिक विद्यार्थियों का, पढ़ने वालों का उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है और लगता है अभी कल तक उसकी संख्या और बढ़ेगी। तो एक अच्छी कार्यशाला जिसके माध्यम से हम विभिन्न शिलालेखों को, विभिन्न स्क्रिप्ट्स को जो मिलती तो हैं लेकिन पढ़ने में हम उसमें सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे अनेकों विद्यार्थी हम तैयार कर पाएंगे, अनेकों शोधार्थी, अनेकों अध्येता इस प्रकार हम तैयार कर पाएंगे। ऐसी एक कार्यशाला हम शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार एक और कार्यशाला जो मेवाड़ी चित्रकला शैली को समर्पित होगी। आप सभी को बताते हुए ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मेवाड़ी चित्रकला शैली जो आज चावंड चित्रकला शैली के नाम से जानी जाती है, ये उसी समय में विकसित हुई थी जब महाराणा प्रताप चावंड को राजधानी बनाकर चावंड में से मेवाड़ पर शासन करते थे। तो वो उस समय की जो चित्रकला शैली वार्ता में हार्दिक स्वागत। आज यह वही समय है जिस समय हल्दी घाटी युद्ध के एक दिन पहले महाराणा प्रताप की सेना ने अपने पास में जो लोसिंग है वहां जाकर अपना पड़ाव डाला। अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में 2 महीने पहले से मांडलगढ़ में पड़ाव डाले हुए थी, लेकिन वो साहस नहीं कर पा रहे थे कि वे आक्रमण करें। वे ये प्रतीक्षा करते रहे कि प्रताप आक्रमण करें और प्रताप ने अपना बहुत अच्छे से व्यूह रचना करके लोसिंग में अपनी सेना को इकट्ठा करके और फिर हल्दी घाटी के दर्रे के माध्यम से अकबर की सेना पर आक्रमण किया। तो ये भी एक पुण्य काल है जिस समय महाराणा प्रताप की सेना लोसिंग में एकत्र हुई। एक अगर हम देखें तो 724 से लेके और 1711 तक जो मुस्लिम सत्ताओं के विरुद्ध मेवाड़ के संघर्ष हुए, 724 में बापा रावल का अरब आक्रांताओं के साथ हुआ था और अंतिम मेवाड़ मुगल युद्ध महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बांदरवाड़ा में हुआ था। उस समय भी अकबर की मुगलों की सेना पूरी तरह से अपने सारे साथ सामान छोड़कर भागी। तो यह जो है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि जहां अकबर का भी शासन काबुल से लेकर बंगाल तक फैल चुका था और ऐसे में इतनी बड़ी सत्ता जिसका इतना अधिक राजस्व होता था, जिसके अधीन इतने सारे सभी भारत के अनेक राजा लोग उसके अधीन एक प्रकार से उसके सेनापति के रूप में जो काम करते थे, उस समय महाराणा प्रताप ने साहसपूर्वक उस सत्ता का अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के 4 महीने बाद से ही अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को भेजा, उसके बाद आमेर के राजा भगवान दास को भेजा, उसके बाद लूणकरण को भेजा।